तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है काइमेरिक। दोस्तों इसे काइमेरिक प्रोनाउंस किया जाता है जिसका मतलब होता है काल्पनिक या फिर असंभव, यानी कि ऐसी चीज़ जो इमेजिनरी है या फिर जो संभव नहीं है, यानी कि जो पॉसिबल नहीं है, उसे हम काइमेरिक कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो सोचो तुम्हारा एक दोस्त है जो कि कहता है कि मैं एक दिन टाइम मशीन बनाऊंगा और पास्ट में जाकर अपना एग्जाम पेपर ही चेंज कर दूंगा। ये आइडिया सुनने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है पर बिल्कुल अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ऐसे आइडियाज़ या फिर ऐसे प्लान्स जो सिर्फ इमेजिनेशन में हो सकते हैं, रियलिटी में नहीं हो सकते, उन्हें काइमेरिक कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो टाइम ट्रैवल का ड्रीम देखना तो ये काइमेरिक आइडिया है। सोचना कि बिना पढ़ाई के मैं टॉपर बन जाऊंगा तो ये भी काइमेरिक होप है। या फिर कोई पॉलिटिशियन जो इम्पॉसिबल प्रोमिसेस आपको करता है तो वो भी एक तरीके से काइमेरिक प्लान है। सिंपल वर्ड्स में काइमेरिक का मतलब होता है अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी या फिर इम्पॉसिबल आइडिया, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारी सोच में ही पॉसिबल है, यानी कि जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं बल्कि हकीकत में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, यानी कि जो इम्पॉसिबल है, जो इमेजिनरी है, अनरियलिस्टिक है, यानी कि जो वास्तव में नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे काइमेरिक। और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है इमेजिनरी, अनरियलिस्टिक या फिर विजनरी। दोस्तों इमेजिनरी या फिर विजनरी का मतलब होता है जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसको हम सोच सकते हैं, जो हमारे माइंड में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी या फिर विजनरी कह सकते हैं। जो चीज़ें काल्पनिक होती है उसे हम इमेजिनरी या फिर विजनरी कहते हैं। वहीं अनरियलिस्टिक का मतलब है जो हकीकत नहीं है, जो मतलब कि जो चीज़ मतलब कि वास्तव में पॉसिबल नहीं है, जो संभव नहीं है, जो रियलिस्टिक नहीं है, जो रियल नहीं है, हकीकत नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अनरियलिस्टिक। तो ये तो हमारे सारे क्या हुए? तो ये हमारे हो गए सिनोनिम्स। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल या फिर फिजिबल। दोस्तों रियलिस्टिक का मतलब होता है जो हकीकत है, जो वास्तव है, जो सच है, तो उसे हम कहते हैं रियलिस्टिक। प्रैक्टिकल का भी यही मतलब होता है जो मतलब कि संभव है, जो मतलब कि सच है, जो चीज़ें मतलब कि इमेजिनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, जो वास्तव है, तो उसे हम जो है वो प्रैक्टिकल कह सकते हैं। यानी कि एक कोई चीज़ जो आपके सामने है बिल्कुल, तो वो आपके लिए प्रैक्टिकल है। वही फिजिबल का मतलब होता है जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ आपके लिए संभव है, यानी कि जो चीज़ हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों को हम फिजिबल कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब वहीं अगर एग्जाम्पल की तरफ आए तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज प्लान टू बिल्ड अ सिटी ऑन द मून वॉज प्योरली काइमेरिक। यानी कि उसने मतलब कि उसका जो प्लान था कि मैं जो है वो मतलब कि एक दिन चांद पर जाकर जो है वो मतलब कि बिल्डिंग बनाऊंगा, वो पूरी तरीके से काल्पनिक था। यानी कि ऐसी कोई चीज़ें हो नहीं सकती है। बेसिकली ये सारी चीज़ें यानी कि अभी के लिए जो है वो मतलब कि पॉसिबल नहीं है। आगे की दुनिया का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट अभी हम जो सोचते हैं कि हम जो है वो मतलब कि चांद पर ऐसी एक दुनिया बना सकते हैं या फिर मतलब कि घर बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, ये प्योर काइमेरिक है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है। ये जो है वो हमारी मतलब कि सिर्फ सोच में है, हमारे लिए इमेजिनेशन का एक ज़रिया है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि काइमेरिक यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है यूफोनियस। दोस्तों यूफोनियस का मतलब होता है मधुर, सुखद ध्वनि वाला, तो उसे हम कहते हैं यूफोनियस। जैसे कि मान लो तुम रात को रिलैक्स कर रहे हो और कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक बज रहा है, जैसे कि कोई गिटार की जेंटल ट्यून या फिर किसी सिंगर की स्वीट वॉइस। वो आवाज़ तुम्हारे कान को प्लेजेंट और सूदिंग लगती है। तो ऐसे साउंड या वॉइस जो सुनने में स्वीट, स्मूथ और म्यूजिकल लगे, उन्हें ही यूफोनियस कहा जाता है। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे कि अरिजीत सिंह की जो वॉइस है वो एक तरीके से यूफोनियस वॉइस है।
नेचर में जो बर्ड्स की जो मॉर्निंग की साउंड होती है, जो चहचहाट होती है उनकी, वो भी एक तरीके से यूफोनियस होती है। या फिर जो पियानो की जो सॉफ्ट मेलोडी होती है, वो भी एक तरीके से यूफोनियस म्यूजिक होता है। सिंपल वर्ड्स में यूफोनियस का मतलब होता है स्वीट साउंडिंग, प्लेजेंट टू हियर, यानी कि जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे, या फिर ऐसी आवाज़ जो बहुत ही ज़्यादा मधुर है, बहुत ही ज़्यादा सुखद है, जो आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट लगती है। तो ऐसी चीज़ों को हम, यानी कि स्पेशली ऐसी आवाज़ों को हम कहते हैं यूफोनियस। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है मेलोडियस, हार्मोनियस या फिर प्लेजेंट साउंडिंग। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कोई आवाज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सुनने में मधुर है, यानी कि आपके कानों को अच्छी लगती है, सूदिंग लगती है, प्लेजेंट लगती है, स्मूथ है, म्यूजिकल है, स्वीट है। तो ऐसी सारी आवाज़ों को जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो सुनने में आपको ठीक लगे, तो इन सारे मतलब कि क्वालिटीज़ को दर्शाने के लिए हम मेलोडियस का भी यूज़ कर सकते हैं, हार्मोनियस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्लेजेंट साउंडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों का मतलब होता है कि कोई आवाज़ जो बहुत ज़्यादा सुनने में अच्छी है, बहुत ज़्यादा मधुर है, सुखद है, तो उसे हम कहेंगे मेलोडियस, हार्मोनियस या फिर प्लेजेंट साउंडिंग। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कैकोफोनस, हार्श या फिर डिस्कॉर्डेंट। दोस्तों इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है कि कोई चीज़, मतलब कि कोई आवाज़ जो बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा मतलब कि जो मतलब कि ख़राब आवाज़ होती है एक तरीके से, जो आपको बिल्कुल भी सुनने में पसंद ना हो, जो मतलब कि एक तरीके से बेसुरा जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे कैकोफोनस भी कह सकते हैं, हार्श भी कह सकते हैं या फिर डिस्कॉर्डेंट भी कह सकते हैं। वहीं अगर एग्जाम्पल की तरफ आए तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द सिंगर्स वॉइस वॉज यूफोनियस, यानी कि जो सिंगर की जो वॉइस थी, यानी कि जो गायक था उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा मधुर थी, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट थी, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग थी, स्वीट थी, स्मूथ थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि यूफोनियस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नाइविटी। दोस्तों नाइविटी का मतलब होता है भोलापन या फिर सरलता। जैसे कि मान लो एक लड़का है जो सब पर बिना सोचे विश्वास कर लेता है। कोई अगर उससे कह दे कि मैं तुम्हें 2 दिन में करोड़पति बना दूंगा, तो वो तुरंत उसे मान भी लेता है, यानी कि तुरंत उस व्यक्ति पर ट्रस्ट कर लेता है। तो ये जो ओवर इनोसेंस, एक्सपीरियंस की कमी और इजीली ट्रस्ट करने वाली जो सोच होती है लोगों की, उसे नाइविटी कहते हैं। वैसे अगर आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल्स बताऊं, तो किसी अजनबी के झूठ पर तुरंत विश्वास कर लेना, तो वो भी एक प्रकार से नाइविटी है। स्कैम में फंस जाना क्योंकि तुम्हें लगा कि सब कुछ सच है, तो वो एक तरीके से फाइनेंशियल नाइविटी है। या फिर दोस्त की ट्रिकी बातें ना समझ पाना, यानी कि अगर आपको किसी ने ताना भी मारा है तो आप उसे मतलब कि इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, तो वो होता है एक तरीके से सोशल नाइविटी। सिंपल वर्ड्स में नाइविटी का मतलब होता है टू मच इनोसेंस और लैक ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, यानी कि बहुत ज़्यादा भोलापन होना, बहुत ज़्यादा मासूमियत होना, और इस दुनिया की जो मतलब कि दुनिया में जो भी सारी चीज़ें हैं उनका एक्सपीरियंस ना होना, तो उसे हम कहते हैं नाइविटी। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इनोसेंस, सिंप्लिसिटी या फिर इनजेन्युइसनेस। दोस्तों इन तीनों का ही क्या मतलब होता है? इनोसेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भोलापन होना, बहुत ज़्यादा मासूमियत होना एक तरीके से। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता, और इनजेन्युइसनेस का भी मतलब होता है सरलता, यानी कि बहुत ज़्यादा सरल होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि साधारण होना। तो उसे हम कह सकते हैं इनोसेंस, सिंप्लिसिटी या फिर इनजेन्युइसनेस। वही हमारे पास एंटोनिम में है सोफिस्टिकेशन, एक्सपीरियंस या फिर कनिंग, यानी कि जो बहुत ज़्यादा चतुर है, बहुत ज़्यादा मतलब कि समझदार, जिसे हम कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड, हम उसे कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड, कह सकते हैं जिसे बहुत ज़्यादा मतलब कि अनुभव होता है। कनिंग यानी कि चतुर है जो बहुत ज़्यादा, तो उसे हम कहेंगे सोफिस्टिकेशन, एक्सपीरियंस या फिर कनिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर नाइविटी मेड हर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स इजीली, यानी कि उसके भोलेपन की वजह से क्या होता है कि वो किसी पर भी मतलब कि आसानी से, किसी भी अजनबी पर, स्ट्रेंजर पर आसानी से ट्रस्ट कर लेती है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि नाइविटी यानी क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ किया गया है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिवॉल्व। दोस्तों डिवॉल्व का मतलब होता है हस्तांतरित करना या फिर उतरना या फिर किसी चीज़ का बिगड़ना। इसके जो है वो मतलब कि 2 मीनिंग्स होते हैं। आपको मैं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। जैसे कि मान लो एक कंपनी का बॉस थोड़ा सा बिजी हो गया है,
तो वो अपने मैनेजर को बोलता है कि अब ये जो काम है वो तुम हैंडल करो, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो अब तुम्हें हैंडल करना है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर किसी को ट्रांसफ़र कर देना होता है उसे ही डिवॉल्व कहते हैं। मतलब कि ऊपर वाले से नीचे वाले तक का काम, पासिंग डाउन ऑफ द ड्यूटी और अथॉरिटी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिवॉल्व करना। लेकिन कभी कभी डिवॉल्व का मतलब नेगेटिव भी होता है। जैसे कि कोई सिचुएशन या सिस्टम बैड से वर्स हो जाए, यानी कि वो जितनी बिगड़ी हुई थी उससे और भी ज़्यादा बुरी हो जाए, तो उसके लिए भी हम जो है वो डिवॉल्व का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात बात भी जो है वो मतलब कि आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो डिवॉल्व का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, किसी चीज़ को हस्तांतरित करना। वहीं दूसरे डिवॉल्व का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि है जिससे भी ज़्यादा बुरी कर देना, तो उसे हम कहेंगे डिवॉल्व। जैसे कि अगर आपको कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देकर बताऊं, तो बॉस ने प्रोजेक्ट मैनेजर को हैंड ओवर कर दिया, तो वो हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवॉल्व टू द मैनेजर। पेरेंट्स ने घर के डिसीजंस जो है वो बच्चों को दे दिए, तो वो होता है अथॉरिटी डिवॉल्व टू चिल्ड्रन। मीटिंग में जो आर्ग्यूमेंट हो रही थी वो मतलब कि जो मतलब मीटिंग में आर्ग्यूमेंट, यानी कि मीटिंग में जो मतलब कि बातचीत हो रही थी वो आर्ग्यूमेंट में बदल गई, यानी कि वो कब जो है वो बहस में बदल गई, कब लड़ाई में बदल गई, ये पता ही नहीं चला। तो उसे हम कहेंगे डिस्कशन डिवॉल्व इनटू केओस, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पर जो है वो मतलब कि हंगामा हो गया, एक तरीके से बहुत ज़्यादा बहस होने लग गई, बहुत ज़्यादा जो है वो झगड़े होने लग गए। तो इस सेंस में भी हम जो है वो मतलब कि डिवॉल्व का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि डिवॉल्व का मतलब होता है ड्यूटी ट्रांसफ़र करना या फिर कभी कभी चीज़ों का बिगड़ना। तो ये हमारे जो है वो मतलब कि दो मीनिंग होते हैं डिवॉल्व के, जो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। बात अगर करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डेलीगेट, ट्रांसफ़र या फिर डेटेरियोरेट। दोस्तों डेलीगेट या फिर ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि एक तरीके से हस्तांतरित करना, जैसे कि कोई सत्ता हो सकती है, कोई पावर हो सकती है, अथॉरिटी हो सकती है, या फिर कोई हक हो सकता है, कोई काम हो सकता है, तो उसे किसी को सौंपना, किसी को देना, किसी को ट्रांसफ़र करना, तो उसे हम कह सकते हैं डेलीगेट या फिर ट्रांसफ़र। वहीं डेटेरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का और ज़्यादा बिगड़ जाना, किसी चीज़ का और ज़्यादा मतलब कि विनाश की तरफ जाना, यानी कि खराब हो जाना, बिगड़ जाना, तो उसे हम डेटेरियोरेट कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है रिटेन, विदहोल्ड या फिर इम्प्रूव। दोस्तों रिटेन या फिर विदहोल्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पकड़ कर रखना, किसी चीज़ को अपने तक सीमित रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना बेसिकली। यानी कि एक तरीके से आप जो है वो मतलब कि सिनोनिम में पढ़ रहे थे कि आप जो है वो किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी चीज़ को दे रहे हो, किसी को सौंप रहे हो। वहीं जो एंटोनिम है उसमें हम देख रहे हैं कि आप किसी चीज़ को पकड़ कर रख रहे हो, किसी चीज़ को अपने तक सीमित रख रहे हो, तो वो हो गया रिटेन या फिर विदहोल्ड। वहीं इम्प्रूव जो है वो डिटेरियोरेट का हमारा अपोजिट है, यानी कि जहाँ चीज़ें बिगड़ रही थी वहाँ इम्प्रूव हो रही है, यानी कि सुधारना उसमें की जा रही है, कोई चीज़ जो है वो अच्छी हो रही है, तो उसे हम कहेंगे इम्प्रूव। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है अथॉरिटी विल डिवॉल्व टू लोकल गवर्नमेंट। यानी कि जो अथॉरिटी है वो किसके पास हस्तांतरित होगी, यानी कि किसको दी जाएगी, तो वो लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है उसे दी जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिवॉल्व यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सेडेट। दोस्तों सेडेट का मतलब होता है शांत या फिर गंभीर, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शांत होना या फिर किसी चीज़ में सीरियसनेस होना, तो उसे हम सेडेट कहते हैं। जैसे कि सोचो तुम्हारे आसपास सभी लोग स्ट्रेस में हैं, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई पैनिक हो रहा है, और तुम अकेले एकदम काम और कंपोज्ड बैठे हो, बिना चिल्लाए सब कुछ पीसफुली हैंडल कर रहे हो। तो ये जो शांति और कंपोजर वाला एटीट्यूड होता है उसे ही सेडेट कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी कभी ये जो वर्ड है वो मेडिकल सेंस में भी यूज़ होता है। जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट को सेडेटिव इंजेक्शन देते हैं ताकि वो जो है वो शांत हो जाए, काम हो जाए या फिर सो जाए। यानी कि एक तरीके से जो है वो मतलब कि सुन करने की जो इंजेक्शन जिसे हम कहते हैं, यानी कि जितना वो पर्टिकुलर एरिया मतलब कि बिल्कुल सुन पड़ जाता है या फिर उसे जो है वो पता नहीं चलता, वो बिल्कुल शांत हो जाता है या फिर सो जाता है, एनेस्थेशिया भी कह सकते हैं हम उसे। तो वो एक तरीके से सेडेटिव इंजेक्शन हो सकती है जिससे कि व्यक्ति शांत हो सके, यानी कि एक तरीके से काम हो सके। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो डॉक्टर ने सर्जरी से पहले पेशेंट को काम करने के लिए इंजेक्शन दिया, तो वो होता है सेडेटेड द पेशेंट। और या फिर दूसरा एग्जांपल दूं तो तुम्हारा काम बिहेवियर जबकि सब लोग जो है वो पैनिक कर रहे हैं, तो वो होती है सेडेड पर्सनालिटी। या फिर मेडिटेशन के बाद जो तुम्हारा मूड है वो किस तरीके का होता है, तो वो होता है बिल्कुल शांत, तो बिल्कुल मतलब कि सेडेड और पीसफुल, तो वो एक तरीके से भी मतलब कि सेडेड उस कैटेगरी में हम जो है वो मतलब कि इसे काउंट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में सेडेट का मतलब होता है काम, पीसफुल या फिर कंट्रोल्ड, इमोशनली या फिर फिजिकली किसी भी तरीके से, तो उसे हम कहेंगे सेडेट।
और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है काम, कंपोज्ड या फिर ट्रैंक्विल। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है शांत होना, बिल्कुल शांति वाला माहौल होना, गंभीर होना, सीरियस होना, तो उसे हम कह सकते हैं काम, कंपोज्ड या फिर ट्रैंक्विल। वही एंटोनिम में हमारे पास है एजिटेटेड, एक्साइटेड या फिर रेस्टलेस, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साह होना, बहुत ज़्यादा जोश होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैनी होना। तो ये सारे हमारे क्या हुए, तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स, जिसमें हमने देखा एजिटेटेड, एक्साइटेड या फिर रेस्टलेस। वही एग्जाम्पल की तरफ आए तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द लाइब्रेरी हैड अ सेडेड एटमॉस्फेयर, यानी कि जो लाइब्रेरी में जो माहौल था वो किस तरीके का था, यानी कि लाइब्रेरी का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो मतलब कि वातावरण था वो किस तरीके का था, तो बिल्कुल शांत और गंभीर था। क्योंकि लाइब्रेरी में यूजुअली सभी लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति मेंटेन की जाती है, तो इसीलिए वहाँ का जो माहौल था वो कैसा था, तो बिल्कुल शांत था, बहुत ही सीरियस था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सेडेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंटोनेशन। दोस्तों इंटोनेशन का मतलब होता है कि स्वर, सुर या फिर उच्चारण की लय, यानी कि जो आप बोलते हो उसका तरीका, यानी कि वो किस टोन में आप बोल रहे हो वो, तो उसे हम कहते हैं इंटोनेशन। जैसे कि मान लो तुम फ्रेंड को फ़ोन पर बोल रहे हो कि वो तुम्हारी वर्ड्स के टोन से समझ रहा है कि तुम खुश हो या फिर गुस्सा हो। तो ये जो वॉइस में राइज या फिर फॉल होता है, या फिर हमारे जो बोलने के टोन का जो पैटर्न होता है, जो हमारी मीनिंग या फिर इमोशंस को कन्वे करता है, दिखाता है, तो उसे ही इंटोनेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो क्वेश्चन पूछते वक्त आवाज़ का ऊपर जाना, यानी कि जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपकी आवाज़ अलग होती है नॉर्मल जब आप बात करते हो उससे। क्वेश्चन पूछते वक्त जो है वो मतलब कि आपका थोड़ा जो टोन है वो थोड़ा ऊपर जाता है, यानी कि राइजिंग इंटोनेशन होता है, तो उसे हम कहेंगे राइजिंग इंटोनेशन। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है स्टेटमेंट बोलते वक्त नॉर्मल या फिर स्लाइटली लोअर टोन होना, तो वो होता है फॉलिंग इंटोनेशन। या फिर रीडिंग पोइट्री या फिर सॉन्ग में इमोशंस एक्सप्रेस करना, तो वो होता है इंटोनेशन इन स्पीच। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इंटोनेशन का मतलब होता है वॉइस का टोन या फिर पिच पैटर्न, जो मीनिंग या फिर फीलिंग को दिखाता है, यानी कि आपका एक तरीके से सेंटेंस को बोलने का तरीका, कि वो राइजिंग इंटोनेशन है, फॉलिंग इंटोनेशन है, यानी कि किस तरीके से आप बोल रहे हो, तो उसे हम कहते हैं इंटोनेशन। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है पिच, मॉड्यूलेशन या फिर टोन। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि हमारे स्वर, सुर या फिर उच्चारण की जो लय है, यानी कि हमारा जो बोलने का तरीका है, जो टोन है, जो पैटर्न है, जो हमारी आवाज़ में, वॉइस में राइज और फॉल है, तो उसे हम कह सकते हैं पिच, मॉड्यूलेशन या फिर टोन। वहीं एंटनी में हमारे पास आता है मोनोटोन, फ्लैटनेस या फिर अनमॉड्यूलेटेड, यानी कि जैसे हमारी आवाज़ में कोई भी टोन नहीं है, कोई भी मतलब कि एक तरीके से कोई भी इंटोनेशन नहीं है, यानी कि कोई भी स्वर, सुर नहीं है, कोई भी एक तरीके से रिदम नहीं है, लय नहीं है, उसमें कोई पिच नहीं है, टोन नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है हमारा स्टेटमेंट, बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसे हम कहेंगे मोनोटोन, फ्लैटनेस या फिर अनमॉड्यूलेटेड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज इंटोनेशन शोड ही वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन, यानी कि उसके बोलने के तरीके से, यानी कि जिस तरीके से उसने अपना स्टेटमेंट दिया, जिस तरीके से उसने एक वाक्य बोला, तो उससे लग रहा था कि जैसे वो क्वेश्चन कर रहा हो, यानी कि उसके बोलने का तरीका ही ऐसा था जैसे कि वो सवाल पूछे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इंटोनेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है हाइटस। दोस्तों हाइटस का मतलब होता है अंतराल या फिर विराम, यानी कि एक तरीके से रुकावट। जैसे कि मान लो तुम्हारा फेवरेट टीवी शो, यानी कि जो टीवी शो है तुम्हारा, उसका नया सीजन आना बंद हो गया है और कुछ महीनों तक एपिसोड्स नहीं आते। तो ये जो ब्रेक या फिर गैप होता है किसी चीज़ में, किसी एक्टिविटी में, किसी प्रोसेस में, तो उसे ही हाइटस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो स्कूल में समर वैकेशन होना, तो वो होता है हाइटस फ्रॉम स्टडीज़। मूवी शूटिंग में पॉज हो जाना, तो वो होता है हाइटस इन फिल्मिंग। या फिर ऑफिस प्रोजेक्ट में टेम्पररी स्टॉप हो जाना, तो वो होता है हाइटस इन वर्क। यानी कि कोई काम जो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ है, कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ है, उसे जो है वो थोड़े समय के लिए बस रोक दिया गया है ताकि वो बाद में कंटिन्यू किया जा सके। जो पॉज होता है, एक तरीके से जो छोटा पॉज होता है, तो उसे हम कहते हैं हाइटस। सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है, हाइटस का मतलब होता है ब्रेक, पॉज या फिर गैप इन एक्टिविटी, जो कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ है, बस उसे थोड़े समय के लिए रोक दिया गया है, तो उसे हम कहेंगे हाइटस। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ब्रेक, पॉज या फिर इंटरप्शन। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि एक तरीके से रुक जाना, किसी चीज़ में जो है वो मतलब कि विराम आ जाना यानी कि कोई चीज़ स्टॉप हो जाना टेम्पररीली, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक, पॉज या फिर इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है एक तरीके से बाधा डालना, रुकावट डालना, तो उसे हम कहते हैं इंटरप्शन। वही एंटनी में हमारे पास है कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूटी या फिर फ्लो, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि निरंतर चलती रहना, कोई चीज़ कंटिन्यू रहना, कोई चीज़ जो है वो फ्लो के साथ चलती रहना, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूटी या फिर फ्लो। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द शो रिटर्न्ड आफ्टर अ लॉन्ग हाइटस, यानी कि जो शो था वो बहुत ही मतलब कि लॉन्ग हाइटस यानी कि लंबे ब्रेक के बाद, यानी कि लंबे पॉज के बाद वापस रिटर्न हुआ, यानी कि वापस आया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि हाइटस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विजिल। दोस्तों विजिल का मतलब होता है चौकसी या फिर जागरण। जैसे कि मान लो रात में तुम्हारे घर में जो है वो लाइट बहुत ही छोटी सी है और कोई अनयूजुअल साउंड जो है वो तुम्हें सुनाई दे रही है। तुम अपनी सीट पर बैठे हो लेकिन पूरे अलर्ट और वॉचफुल हो, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो तुम तुरंत रिएक्ट कर सको। तो ये जो अलर्ट, वॉचफुलनेस या फिर केयरफुल ऑब्जर्वेशन होती है उसे ही विजिल कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो पेरेंट्स जो बेबी के साथ रात में जागते हैं तो वो कीपिंग विजिल ओवर बेबी है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो नाइट शिफ्ट में अलर्ट होता है तो वो विजिल एट नाइट होता है। डॉक्टर जो क्रिटिकल पेशेंट के साइड में कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो मेडिकल विजिल होता है। सिंपल वर्ड्स में विजिल का मतलब है अलर्ट, वॉच, केयरफुल ऑब्जर्वेशन या फिर गार्डिंग, यानी कि किसी का ध्यान रखना, किसी की चौकसी करना, बिल्कुल अलर्ट रहना, सावधान रहना, तो उसे हम कहते हैं विजिल। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वॉच, ऑब्जर्वेंस या फिर सर्विलियंस। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान रखना, सावधान रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, निगरानी रखना, चौकसी करना, जागरण करना। ऑब्जर्वेंस यानी कि देखना, किसी चीज़ को संभालना। सर्विलियंस का भी सेम मतलब होता है कि एक तरीके से किसी चीज़ की चौकसी करना, तो उसे हम कह सकते हैं वॉच, ऑब्जर्वेंस या फिर सर्विलियंस। वही एंटोनी में हमारे पास है निग्लेक्ट, केयरलेसनेस या फिर इन अटेंशन। इन तीनों का क्या मतलब होता है? निग्लेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, अवॉइड कर देना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि इग्नोर कर देना बेसिकली, तो उसे हम निग्लेक्ट कहते हैं। केयरलेसनेस का मतलब होता है किसी चीज़ को ना संभालना, उसकी केयर ना करना, उसकी तरफ ध्यान ना देना, उसकी परवाह ना करना। इन अटेंशन का मतलब है किसी चीज़ के लिए सतर्क ना रहना, किसी चीज़ के लिए अटेंशन ना देना, ध्यान ना देना, तो उसे हम कहते हैं इन अटेंशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे हेल्ड अ विजिल फॉर द मिसिंग हाइकर्स, यानी कि जो मिसिंग हाइकर्स थे उनके लिए जो है वो उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है वो मतलब कि ध्यान रखा, यानी कि वो देख रहे थे, यानी कि वो ध्यान रख रहे थे कि कब कोई मतलब कि हाइकर मिल जाए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि विजिल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डकॉइट। दोस्तों डकॉइट का मतलब होता है डाकू, लुटेरा या फिर चोर। जैसे कि मान लो तुम्हारे गांव में रात रात को कुछ लोग आते हैं और सबके घर जो है वो लूटने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आर्म्ड रॉबर या फिर गैंग जो चोरी करने के लिए अटैक करती है उसे ही डकॉइट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो हाईवे पर आर्म्ड रॉबरी करने वाले जो लोग होते हैं वो उन्हें कह सकते हैं हम डकॉइट्स ऑन हाईवे। बैंक में एंटर करके लूट करने वाले लोग, तो उसे भी हम कह सकते हैं डकॉइट्स इन एक्शन। मूवीज में जो गैंग रॉब करती है तो उन्हें हम कहेंगे फिल्म डकॉइट्स। सिंपल वर्ड्स में डकॉइट का मतलब होता है आर्म्ड रॉबर या फिर गैंग मेंबर, जो मतलब कि लूटपाट मचाते हैं या फिर चोरी करते हैं, लूटते हैं, तो उसे हम कहेंगे डकॉइट। और सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि डकॉइट का क्या मतलब होता है, तो चोर यानी कि डाकू या फिर लुटेरा। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है बैंडिट, रॉबर या फिर आउटलॉ। यानी कि जो मतलब कि व्यक्ति जो डाकू है, लुटेरा है। बैंडिट या फिर रॉबर का क्या मतलब होता है? बैंडिट या फिर रॉबर का मतलब होता है डाकू, लुटेरा या फिर चोर। और आउटलॉ का मतलब है जो मतलब कि लॉ के नियमों को नहीं मानता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो नियमों से मतलब कि बाहर है। आउटलॉ है यानी कि नियमों से बाहर है, तो उसे हम कह सकते हैं आउटलॉ। वही एंटनी में हमारे पास है पुलिस, ऑफिसर, लॉ मैन। यानी कि कोई पुलिस है, अधिकारी हो सकता है, कोई लॉ मैन है यानी कि जो कानून को मानता है, कानून के लिए काम करता है, तो उससे हम कह सकते हैं लॉ मैन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डकॉइट वॉज कैप्चर्ड बाय द पुलिस। यानी कि जो चोर था, यानी कि जो डाकू लुटेरा था, उसे जो है वो मतलब कि पुलिस ने पकड़ लिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डकॉइट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है जॉसल। दोस्तों जॉसल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना या फिर टकराना। जैसे कि मान लो तुम रेलवे स्टेशन पर हो और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सब लोग एक दूसरे को थोड़ा धक्का करके यानी कि धक्का मार के अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भीड़ में थोड़ा पुश करना या किसी को एल्बो मारना या फिर कम्पीट करना होता है उसे ही जॉसल कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो मार्केट में शॉपिंग के टाइम में लोग एक दूसरे को थोड़ा पुश करते हैं तो वो होता है जॉसलिन क्राउड। स्पोर्ट्स में प्लेयर एक दूसरे को पोजीशन के लिए पुश करते हैं तो वो होता है जॉसलिंग ऑन द फील्ड। वहीं बस में लोग एंट्री के लिए थोड़ा पुश करते हैं एक दूसरे को तो वो होता है जॉसल टू गेट इन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में जॉसल का मतलब होता है थोड़ा पुश करना या फिर क्राउड में compete करना फिजिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जॉसल। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है पुश, शोव या फिर बम्प। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि धक्का मुक्की करना, किसी को कोहनी मारना, एल्बो मारना, थोड़ा क्राउड में पुश करना या फिर compete करना एक दूसरे के साथ, तो उसे हम कह सकते हैं पुश करना, शोव करना या फिर बम्प करना यानी कि धक्का मुक्की करना बेसिकली। एंटनी में हमारे पास है अवॉइड, इवेड या फिर ईल्ड। दोस्तों मतलब इन तीनों का क्या मतलब हो सकता है। अवॉइड का मतलब होता है कि ऐसी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना, ऐसी सारी चीज़ों को टालना यानी कि जो धक्का मुक्की है उस चीज़ को टालना या फिर उससे जो है वो बचकर निकलना, एवेड करना, एस्केप करना, इल्ड करना यानी कि एक तरीके से मतलब कि वहाँ से बचकर निकलना, इन सारी चीज़ों का पार्ट ना बनना बेसिकली, तो उसे हम कह सकते हैं अवॉइड, इवेड या फिर इल्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है पीपल जॉसल टू गेट ऑन द बस, यानी कि जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे यानी कि धक्का मुक्की कर रहे थे ताकि वो बस में चढ़ सके यानी कि बस वो पकड़ सके। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि जॉसल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डियो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।